यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 12 रहेगा इसका। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, टेस्ट नंबर 13 तक जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट नंबर 13 तक देख चुके हैं वो यहाँ पर दूसरे टेस्ट हैं मेंटरशिप के। अभी यहाँ पर जो इसका मेंटरशिप का वीक स्टार्ट हुआ है 25 जनवरी से, तो इसका पहला टेस्ट होगा इस वीक का जो जनवरी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ से पहला टेस्ट 25 जनवरी वाला है। ठीक है, एक कब का होगा, अभी आज 1 फरवरी है। ठीक है, 1 फरवरी को होगा। ऐसे करके 7-7 दिन में वो टेस्ट होंगे, वो मैं आपको यहाँ से टेस्ट कवर कराऊंगा। ठीक है, और जो यहाँ पे पहले करा चुका हूँ 1 से लेकर 13 तक, वो टेस्ट दूसरे थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वो टेस्ट दूसरे हैं। और यहाँ पे जो दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर मेंटरशिप एक नहीं चल रहा है, मेंटरशिप हर बैच का अलग अलग मेंटरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेस्ट आते जाएंगे, तो यहाँ से जनवरी से स्टार्ट है, इसका हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो याद रखना है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन भी चेंज है वहाँ से, क्योंकि जो 12 नंबर था पहले वो किसी और सब्जेक्ट का था, शायद से आपका इकोनॉमिक का था, है ना। और यहाँ पर जो 12 नंबर है ये आपका है, ये आपका है इसमें पॉलिटी का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राइट। और भी जो मेंटरशिप क्लासेस अलग अलग के बैच के होंगे, तो मैं आपको यहाँ से कवर कराऊंगा। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर देखो सिलेबस दे रखा है, 65 क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी का है। ठीक है, और 35 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स का है। ठीक है, टेस्ट नंबर 12 है, और अभी आपको लास्ट संडे को है, आज भी संडे, तो आज जो टेस्ट होगा वो मैं आपको कोशिश करूँगा कल शाम तक या परसों में कराऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है चार्टर अधिनियम 1837 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल है, उसकी कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जो केवल विधायी मामले में भाग लेता था और उसे परिषद में मतदान करने का अधिकार नहीं था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम जो द्वारा गवर्नर जनरल थे उनकी कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था और यह सदस्य केवल विधायी कार्यों से संबंधित होता था, उससे मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो गलत हो जाएगा, मतलब ये बात सही हो जाएगी। सेकेंड बात है, इस अधिनियम से परिषद के तहत यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत में यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अधीन संपूर्ण क्षेत्र में हेतु यहाँ पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी और ऐसी विधियाँ राष्ट्रीयता से परे सभी व्यक्तियों पर लागू थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जो जनरल थे इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर उसके अधिकारों को केवल नागरिक प्रशासन तक ही सीमित कर दिया गया था तथा यहाँ पर सैन्य और राजस्व मामले में प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे यहाँ पर कंपनी के नागरिक तथा यहाँ पर सैन्य प्रशासन दोनों नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार के पूर्ण यहाँ पर नियंत्रण में लाया गया था। तो यहाँ से तीसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर पहले का पूछा क्या है, कौन सा सही होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय का गठन किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदर जो न्यायालय थे उसमें की जाती थी। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, दूसरे की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कंपनी की सरकार द्वारा गठित उन मुख्य दीवानी जो फौजदारी न्यायालय थे उनके समाप्त कर दिया गया था जिसके पास मूल तथा अपीली दोनों क्षेत्राधिकार शामिल थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत औपनिवेशिक न्याय जो न्यायिक यहाँ पर व्यवस्था थी उसमें व्यापक परिवर्तन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी की सरकार के अंतर्गत यहाँ पर कार्यरत जो मुख्य दीवानी और यहाँ पर फौजदारी न्यायालय थे इनको समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था। इन्हीं दीवानी और आपराधिक मामलों में मूल अपीली क्षेत्र दोनों पे यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता था। तो ये बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है, 1947 के बारे में। पहली बात है, इस अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान का निर्माण तथा अंगीकार करने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तीसरी बात यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन के यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बात यहाँ से, इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव को पद को समाप्त कर दिया गया था और उसके कार्य कॉमनवेल्थ मामलों
के राज्य सचिव को सौंपा गया था, ये सौंप दिए गए थे। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ये सेकेंड बात सही है यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा भारत के सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसके कॉमनवेल्थ थे मामले के सचिव को सौंप दिए गए थे। और यहाँ पर अंततः इस अधिनियम द्वारा भारतीय रियासत को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वे भारत की या पाकिस्तान में से किसी भी एक विलय कर या स्वतंत्र करें। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के बारे में विचार करना है। पहली बात है सदस्य, और यहाँ पर राजनीतिक विभाग दे रखे हैं। अब्दुल रब निस्तार, मुस्लिम लीग, पहली बात होगी। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट चौथे का करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, आसफ अली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर क्या विभाग था उनके पास, रेल विभाग था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग और वित्त विभाग था, ये भी बात करेक्ट है। और गजनफर अली, मुस्लिम लीग और स्वास्थ्य विभाग था, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। एक दो और विभाग लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दल था उसके अध्यक्ष सदस्य कौन से, सदस्य यहाँ पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। जैसे कि लिख सकते हो सीराज गोपालाचारी, क्या थे, ये मुस्लिम लीग के थे, और सीराज गोपालाचारी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इसके यहाँ पर राजनीतिक दल था। और यहाँ पर जो उनका विभाग था वो था शिक्षा एवं कला, राइट, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर सदस्य थे, और इनको विभाग क्या मिला था, विभाग मिला था उपाध्यक्ष विदेश मामले के और राष्ट्रमंडल के संबंध में। तो 3 बातें आप एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर सकते हो इसके बारे में। सभी यहाँ से 4 करेक्ट है। डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष अर्थात HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात 5वें का स्टेटमेंट यहाँ से, 5वें का पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है संविधान सभा के 299 सदस्य में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से निर्वाचित थे, जबकि यहाँ पर 70 सदस्य देशी रियासतों से नामित होते थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत की संविधान सभा से 20 से अधिक महिला सदस्य थीं जो उस समय के अनुसार व्यापक लैंगिक प्रतिनिधित्व का परिचय होती थी। तीसरी बात ऐसे गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान सभा में कुल यहाँ पर महिला सदस्य थी उनकी 15, मतलब यहाँ पर संविधान सभा में कुल महिला 15 सदस्य थी। ठीक है, और जिसमें से सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी यहाँ पर प्रमुख मानी जाती थी। तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 5वें का ये बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखते हैं इसको। समिति और अध्यक्ष, मुख्य आयुक्तों का प्रांत पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बासई प्रांत पर आयोग SK धर और संविधान के प्रारूप जांच हेतु समिति ये जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने बोला कि कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर जो समिति है ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगा पहला जो बात हो रहेगी मुख्य आयुक्तों पर प्रांत समिति, ये है P पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। बासई प्रांत पर SK धर, ठीक है, बासई प्रांत पर यहाँ पर SK धर, सब बाकी सदस्य क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, सभा के अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे। ठीक, बात सही है। तीसरा, संविधान प्रारूप जांच की समिति हेतु जवाहरलाल नेहरू, ये बात करेक्ट है। तो यहाँ से 2 बातें सी करेक्ट है, 2 और 3, है ना। तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट इसका, छठे का B यहाँ से सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 7वां है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में विचार करना है। इसके तहत राज्य परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई और उसे अनुदानों का मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। पहली बात 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे संघीय लोक सेवा आयोग के गठन के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के कुछ यहाँ पर जो संयुक्त लोक सेवा आयोग थे उसके गठन का प्रावधान किया गया था। तीसरी बात है, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के सभी 11 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तीसरी बात से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में से
6 प्रांत अर्थात बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जो थे वो 10 विधानमंडलों का गठन किया गया था, जिसमें यहाँ पर प्रत्येक में से एक विधान परिषद, उच्च सदन और एक विधान परिषद शामिल किए गए थे इसमें। ठीक है, तो एक विधान परिषद और एक विधानसभा शामिल किया गया था, याद रखना है। जो विधान परिषद था उच्च सदन था और एक विधानसभा को शामिल किया गया था, तो यहाँ से तीसरी बात गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सातवें का आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य व्यवस्था के संबंध में जो संविधानवाद है उसका क्या तात्पर्य होगा? संविधानवाद का तात्पर्य क्या है? देखो, संविधानवाद है, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि यहाँ से जो विधिक न्याय है, विधिक निकाय है, उसके संविधान के अनुसार शासन प्रणाली। ठीक है, क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसमें भारत के संविधान बंद और यहाँ पे भाग दे रखा है। पहला है भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4 के बीच आता है। ठीक है, 1 से 4 के बीच आएगा। तो पूछा क्या है इसमें, देखते हैं पूछा क्या है। बोला कितने सही सम्मिलित हैं, है ना। तो पहली बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहला आर्टिकल जो होता है 1 से 4 के बीच होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, मतलब भाग 1 में आएगा, भाग 7 में नहीं आएगा, गलत है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये बोला है कि भाग 10 में, है ना। तो सेकंड बात क्या होगी? जो यहाँ पर जो भाग 10 होगा उसमें आपका हो जाता है क्या? भाग 10 में आपकी हो जाता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, जैसे ये राजभाषा भाग 10, 5, 15, 17, भाग 17 में क्या है? राजभाषा। तो यहाँ से ये बात क्या होगी? ये बात करेक्ट है। आर्टिकल 343 से 351 तक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ये भी बात क्या यहाँ से? ये करेक्ट है। 3 बातें इसकी सही है, 2, 3, 4। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। कितने सही है? सी, 3 सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। प्रस्तावना के तहत यहाँ पर केवल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। पहली बात। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है, जिसे यहाँ पर प्रवर्तनीय मूल अधिकारों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात है, संवैधानिक स्वतंत्रता के आशय मनमाने प्रतिबंधों के अभाव के साथ यहाँ पर संविधान की सीमाओं के तहत यहाँ पर व्यक्ति के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों की उपलब्धता से होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जो कार्य होते हैं उसके मनमाने प्रतिबंधों का भाव होना और साथ में ऐसी स्थिति, जो ऐसी परिस्थिति को सुनिश्चित करना कि यहाँ पर जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ यहाँ पर पूर्ण विकास में सहायक होता है। तीसरी बात है, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श स्वतंत्रता संबंधी अमेरिका घोषणा से प्रेरित होगा। तीसरी बात से गलत है, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, अमेरिकी से नहीं। ओनली 2 करेक्ट है। 10वें का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करना है। 14, 16, 18, 15, 17। ठीक है, 15, 17, 14, 16, 18, राइट। तो इनमें से बोला है कितने यहाँ पर हैं जो अनुच्छेद नागरिक समता से संबंधित हैं? नागरिक समता से संबंधित होंगे, कितने आर्टिकल हैं? आंसर हो जाएगा एक तो 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और 14 के बाद 15 भेदभाव पर निषेध, राइट, और 16 आर्टिकल लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, 17 जो है अस्पृश्यता या उसका उन्मूलन करना, ठीक है, अनटचेबिलिटी, और 18 उपाधियों का अंत करना। तो यहाँ पर सभी हो गए, तो यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित पर विचार करना है। न्याय का स्वरूप और यहाँ पर इसका विवरण दे रखा है। पहली बात है, पहला बोला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग या इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के बिना भी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने से, इसका अर्थ समाज के किसी भी जो वर्ग को विशेष अधिकार न दिया जाना। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय जो होता है, ये जो बात बोल रहा है ये बात इसकी करेक्ट है आर्थिक न्याय की वजह से, कि आर्थिक समानताओं का उन्मूलन और नागरिकों के बीच संपत्ति का पुनर्वितरण, ये बात सही है सेकंड वाली। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरी बात बोले राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय जो होता है ये सुनिश्चित होता है इससे कि यहाँ पर जो सभी नागरिक है इसको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और लोक पदों तक समान पहुंच हो और सभी शासन के समान रूप से भागीदार का अवसर मिले। ठीक है, तो ये बात गलत होगी, बोला समाज के किसी वर्ग को विशेष अधिकार न दिया जाना, गलत हो जाएगा। तो ये गलत है और ये गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है। तो एक बात इसकी सही है। एक बात कौन सी? एक बात कहने का मतलब पहला नहीं, एक बात कहने का मतलब 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है,
आते क्वेश्चन नंबर 13 में 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। संविधान के अन्य भागों के विपरीत प्रस्तावना को संविधान सभा के अधिनियम नहीं किया गया, मतलब संविधान के अन्य जो भाग है उसमें विपरीत प्रस्तावना को संविधान सभा के अधिनियम में नहीं किया गया अधिनियम में। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना को भी यहाँ पर संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है, लेकिन इसी संविधान के यहाँ पर शेष भाग अंतिम रूप में यहाँ पर दिए जाने के कारण अपनाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात मानते हैं, सेकेंड बात बोले कि प्रस्तावना द्वारा विधि निर्माण में परिवर्तनीय सीमाएं अधिरोपित या आरोपित होने से विधायिका की जो शक्तियाँ है उस पर प्रतिषेध लगता है। सेकेंड बात क्या, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अलावा यहाँ पर प्रस्तावना में ना तो विधायिका की शक्तियाँ मिलती हैं और ना ही यहाँ पर इसके अधिकार की कोई सीमा लगती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरा, प्रस्तावना प्रकृति व बाध्य नहीं होती है, इसे न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया सकता है। तीसरी बात सही है क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना प्रकृति में गैर प्रवर्तनीय होती है और इसे न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकते। बात करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 नंबर निम्नलिखित पर विचार करना, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। इनमें से बोला है कि यहाँ पर जो उपयुक्त राज्यों का दर्जा प्राप्त होने के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे हम तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा एक पहला आपका आएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड होगा जिसका यहाँ पर 1963 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगला पहला नागालैंड हो गया। उसके बाद आपका आएगा मणिपुर, राइट, मणिपुर होगा, हाँ मणिपुर 1972, राइट, और उसके बाद मणिपुर थर्ड में हो गया 3। उसके बाद आपका आएगा 1 3 सिक्किम। ठीक है, सिक्किम आपका हो जाएगा सिक्किम, मणिपुर के बाद आपका होगा सिक्किम, मणिपुर, उसके बाद सिक्किम आपका आ जाएगा। सिक्किम के बाद आपका आएगा 3 2, उसके बाद आपका आएगा 1 3 2 और चौथा मिजोरम। ठीक है, ये स्टेप से आएगा 1 3 2 4, इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, उपाधियां, उपविधियां और नियम या विनिमय अधिसूचनाएं इनमें से कितने भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 15 का 15 नंबर को करेक्ट आंसर। यहाँ से सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 13 है इसमें कानून शब्द का व्यापक अर्थ दिया गया, जिसमें यहाँ पर कुछ बातें शामिल है जैसे स्थायी कानून, अस्थायी यहाँ पर जो अध्यादेश को लेकर के कानून, ठीक है, प्रत्यायोजित विधान और रूढ़ियाँ और जैसी प्रथाएं, ये सब। तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, अभी देखो यहाँ पर जो ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट यहाँ पर 25 तारीख को हुआ था। मेरे को यहाँ पर मतलब 2-3 लोगों से मैंने बोला टेस्ट के लिए, जैसे कि लोग मेंटरशिप ज्वाइन कर रखे हैं लोगों ने। ठीक है, फ्रेंड लोग ही है, राइट, गर्ल्स या बॉयज़ ये तो नहीं बता सकता मैं। ठीक है, तो मैंने उनसे टेस्ट के लिए बोला कि मुझे टेस्ट तुम्हारा हो गया, मुझे टेस्ट दे दो कि मैं अपने यूट्यूब पे कर देता हूँ। ठीक है, लोगों को और हेल्प हो जाएगा, वो भी कर लेंगे, वो सब भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो लोग ने मतलब जिनसे मैंने बोला, जो फ्रेंड लोग, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया मेरे को, बल्कि मेरे पास जितना यूकेटी का PDF होता है या यूकेटी का मतलब जो मैं किसी को नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो उनको देता हूँ, उनको दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि तुम लोग पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या, ये लोग मैंने बोला कि मुझे टेस्ट यूट्यूब पर करने के लिए, तो उन्होंने नहीं दिया कि नहीं मैं टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, या नहीं दे सकती, तो ठीक है मैंने कहा रहने दो। तो करीब 4-5 दिन होने के बाद मुझे टेस्ट ये मिला हुआ है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आज वाला भी टेस्ट मैंने 2-3 लोगों से 4 लोगों से बोल रखा है। ठीक है, जो मिलता है तो मैं आपको कल परसों में करा दूँ जैसे मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो देने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं पता, क्योंकि अभी मैं किसी और जो बाहर जो शॉप है ना वहाँ से लूँगा तो सबके पास अवेलेबल रहता है, मिलता है वहाँ पे, है ना, वो लोग दे देंगे। तो इस वजह से सोच रहा हूँ यहाँ पर अभी मिल जाता है फ्रेंड लोगों से तो अच्छा है, नहीं तो शॉप से ही लूँगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने शॉप से ही लिया हुआ है, जहाँ से जो भवेश फोटो स्टेट है ना, जहाँ से हम लोग लेते हैं, कोरियर करते हैं, उनसे ही मैंने मांगा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है। बाकी जो फ्रेंड्स लोग उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो याद रख, मतलब देखो ऐसे लोग कि यहाँ पर ठीक है तुमने कर लिया तो दूसरे का ऐसा पेपर दे दो, क्या ये पेपर आपके लिए वेस्ट है ना, क्योंकि अपना आपने पढ़ लिया है, पेपर भी दे लिया है, तो आप क्वेश्चन अपना रख लो कि आपके पास PDF तो होता ही है ना, कि यहाँ पर चलो आप दे दोगे तो हम आपका पढ़ नहीं सकते उससे, आपके पास PDF होता है, PDF आप शेयर कर दो जिससे लोगों का और हेल्प हो जाए, और भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते, कोई नहीं चाह रहे, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से लेके आऊँगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
पहला है, राज्य सरकार को संविधान द्वारा ये अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के जो अधीन कुछ लोक नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास स्थान एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। पहली बात देखो, 16 का जो पहली बात बोला है ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो यहाँ पर 16(3) है, 16(3) है, उसके अंतर्गत संसद को अधिकार होता है कि वह राज्य के केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय जो प्राधिकरण होता है, ठीक है, उसके अधीन कुछ लोक नियोजन या नियुक्तियां के लिए निवास स्थान को यहाँ पर एक शर्त के रूप में निर्धारित करें। परंतु यहाँ पर लोक नियोजन जो निवास शर्त है वो अधिनियम 1957 वर्ष 1974 समाप्त हो गया तथा पर इसको लेकर के जो वर्तमान शर्त है वो केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए लागू होगा। तो पहली बात इसकी गलत होगी। सेकेंड बात है, सर्वाधिक संविधान में धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान में नियुक्तियों को उसी धर्म के संप्रदाय के व्यक्तियों को सीमित करने का प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि ये समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि पर आर्टिकल जो 16(5) है, ठीक है, 16 का 5 है, राइट, ये कहता है कि यहाँ पर उसके अतिरिक्त यहाँ पर कानूनों के ये प्रावधान कर सकता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से जो पदाधिकारी हैं या उसके शासकीय निकाय को सदस्य है उसी से संबंधित धर्म या संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। ऐसी जो संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए धार्मिक अर्हता संविधान के अनुमेय होगी। तो ये बात गलत होगी। दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर 16 का क्या होगा? 16 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के संबंध में विचार करना है। राज्य के किसी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कोई भी उपबंध या कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सैन्य, शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान कर सकता है। सेकेंड, भारत का कोई नागरिक शैक्षणिक या सांस्कृतिक योगदान के लिए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तीसरी बात है, भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के संबंध में विचार करना है। शांतिपूर्वक और निरायुध एकत्र होने का अधिकार, संघ, यूनियन या सहकारी जो समितियां बनाने का अधिकार, मतदान का अधिकार और भारत के किसी भाग में निवास करने होकर बसने का अधिकार। ये बोले कितने यहाँ पर अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 के तहत स्पष्ट रूप से प्रत्याभूत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जाएगा 18 नंबर का। यहाँ पे देखो, सिर्फ इसके पहला एक तो शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ठीक है, संघ, यूनियन को सहकारी समिति बनाने का अधिकार और एक आपका भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, ये होगा। यहाँ पर आर्टिकल 19 को स्पष्ट रूप से प्रत्याभूत करेगा। मतलब 1 2 4 जो होगा इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोनों नहीं होंगे, तो 1 2 4 इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संबंध में विचार करना है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के वस्तु के रूप में बेचना और खरीदना, वेश्यावृत्ति सहित पर महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासी प्रथा के अंतर्गत कन्याओं को समर्पित करने की प्रथा और किसी भी रूप में दास्ता करना। तो बोला है कि इनमें से कितने मानव तस्करी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे? मानव तस्करी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत इसमें कितने आएंगे? आंसर हो जाएगा 20 का, 19 का, है ना, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये जितने दे रखे हैं यहाँ पर ये सभी, ठीक है, ये चारों यहाँ पर क्या होंगे? इसके 1 2 3 4 चारों यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। तो डी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध में विचार करना है। ये केवल धार्मिक सिद्धांत और यहाँ पर जो विश्वास है उसकी रक्षा करता है, जबकि यहाँ पर धार्मिक आचरण और अनुष्ठान इसके संवैधानिक संरक्षण से बाहर है। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वासों के साथ साथ धार्मिक आचरण को भी रक्षा करता है और यहाँ पर ये अधिकारों के जो नागरिक होते हैं उसकी तथा गैर नागरिक दोनों को यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो यहाँ से पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो प्रदत्त यहाँ पर अधिकार होते हैं ये सभी व्यक्तियों के अर्थात नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, राजनीतिक और अन्य जो राजनीतिक और यहाँ पर धार्मिक जो संबंध में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने या परिमित करने का संवैधानिक अधिकार होता है इनको। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो एक गलत है, 2 और 3 इसकी बात सही है। बी यहाँ से सही आंसर है 20 का। 21, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 29
के अंतर्गत संरक्षण किसी ऐसे नागरिक वर्ग को प्राप्त होता है जिसकी यहाँ पर अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या नहीं। पहली बात 21 का यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, किसी नागरिक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए किए गए राजनीतिक भाषण के चुनाव वचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण माने जाते हैं। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने यह भी कहा कि यहाँ पर भाषा के संरक्षण के अधिकार, उसके संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार को समाहित करना है सर, ठीक है। और ये किसी भाषा के संरक्षण के लिए किए गए यहाँ पर जो राजनीतिक भाषण है उसका चुनावी बोर्ड जो वादे होते हैं उसका यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भ्रष्टाचार नहीं माने जाते हैं। आंसर क्या होगा, सेकंड गलत होगा, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन 22, भारत के संविधान अनुच्छेद 34 के संबंध में विचार करना है। आर्टिकल 34 है जो ये मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान किसी देश में या किसी क्षेत्र में किए गए पर कार्यों के लिए संसद द्वारा सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान की जा सकती है। पहली बात 22 का पहले यहाँ से पद करेक्ट है। सेकेंड, आर्टिकल 34 के अंतर्गत पारित प्रतिरक्षा अधिनियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सेकेंड बात 22 का सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अतिरिक्त यहाँ पर संसद द्वारा मार्शल लॉ के दौरान संबंधित क्षेत्र में दिए गए यहाँ पर दंड, सजा, ठीक है, और जब्ती अथवा यहाँ पर किए गए जो अन्य कार्य इसको यहाँ पर वैध ठहरा जा सकता है। इसको उद्देश्य से पारित प्रतिरक्षा अधिनियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये बात गलत होगी, दोनों बातें गलत है, मतलब एक बात गलत है और एक बात सही है, ठीक है। तो पहला यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, ये यहाँ से सही बात है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 23 नंबर है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार करना है। पहला, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन, ठीक है। पहला क्या होगा, 23 का पहला स्टेटमेंट में से ये पहली बात यहाँ से इसकी जो है 23 का ये हो जाएगा आपका, इस पहली बात यहाँ से इसकी गलत होनी चाहिए। इसमें बोला कि इसको बंद पर विचार करना है कि समान जो न्याय तथा निःशुल्क है विधिक सहायता को प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो गरीब है उसको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 39A में यहाँ पर बात बताई जा रही है, ये बात सही है। सेकंड बात है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियाँ तथा मातृत्व राहत हेतु प्रावधान, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा है यहाँ से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वनों की वन्यजीवों की रक्षा करना, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आर्टिकल 48 है, 48A है ये, राइट। अगला, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक लोकतांत्रिक और पेशेवर संचालन को प्रोत्साहन करना, ये क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल आपका कौन सा, ये सहकारी समिति स्वैच्छिक लोकतांत्रिक पेशेवर को करना, तो आपका यहाँ से हो जाएगा ये 42 1950। मानवीय जो कारक स्थितियाँ हैं उसमें मदद, राहत और संबंधित उत्बंध, तो ये बात इसका सही होना चाहिए। ये बात इसमें इसका दे रखा है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। स्वैच्छिक लोकतंत्र जो है इसमें ये 97 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला कितने 1950 का हिस्सा नहीं थे। 1950 का हिस्सा कौन सा नहीं था पूछा है ना। तो हाँ, तो सब ये उसकी राज्य के नीति निर्देशक के, लेकिन यहाँ पर 1950 का हिस्सा कौन सा नहीं पूछा है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, इसमें से ये 1950 का हिस्सा होगा, क्योंकि 1950 का हिस्सा मानवीय कारक स्थितियों को लेकर के होगा यहाँ पर। हाँ देखो, यहाँ पर जो 1950 का हिस्सा ये वाला है, ठीक है, ये है। बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये हिस्सा इसके नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना है, आप लिख सकते हो इसका हिस्सा कौन सा है, सेकंड वाला, और यहाँ पर ये हिस्सा इसके 1950 का नहीं है, तो नहीं पूछा है तो केवल 3। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर दोहरी शासन प्रणाली, अलिखित संविधान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन, सर्वोच्चता होती है संविधान की, और यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से कितनी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषता होती है। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। यहाँ से संघीय सरकार है उसकी यहाँ पर जो आवश्यक जो विशेषता होती है उनमें से आपका शामिल है, एक तो
पहली बात है दोहरी शासन प्रणाली, ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, यहाँ पर बोला अलिखित संविधान, तो बात गलत हो जाएगी, राइट। और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, और यहाँ से आपका संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, कठोर संविधान, राइट, और यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा केवल 4 करेक्ट है, ये दूसरे वाली बात इसकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इनमें से कितने आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर राज्य की जो सामाजिक आर्थिक सामाजिक और जो लोकतंत्र इसकी स्थापना करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये यहाँ पर है जो राज्य के आर्थिक जो राज्य की नीति निषेध तत्व हैं उससे मिलकर यहाँ पर बना हुआ है ना। तो यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं डीपीएस, इसके संबंध में विचार करना है। ये संसद में निर्देशक जो तत्व होते हैं उसको लागू करने के उद्देश्य से मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है न्यायालय किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकती है कि वह राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लंघन करता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो न्यायालय केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को या किसी विधि को असमान घोषित नहीं कर सकती है, वे राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं उसको उल्लंघन करती है, बल्कि यहाँ पर यदि कोई विधि राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं उसको लागू करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई हो तो उसे न्यायालय की संवैधानिकता को बयान रखते सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, मतलब सही, हाँ पहला गलत है, सही है, दूसरा गलत है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से आंसर। एक बात इसकी 26 की सही है। 27 है भारतीय संविधान के संशोधन के तहत विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत मंत्री या किसी गैर सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट क्या हुआ यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यदि संविधान संशोधन विधेयक संविधान की संघीय संरचना को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति रोक सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा, नहीं रोक पाएगा उसको। संविधान संशोधन जो विधेयक है इसमें प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ये भी बात गलत है, ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक बात करेक्ट है। 28 नंबर है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई यहाँ पर न्यायाधीश भारत के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में लिखित त्यागपत्र दे सकता है। पहली बात क्या होगी? 28 का पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई न्यायाधीश को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर ये त्यागपत्र नहीं कर सकता है। सेकेंड बात है भारत के जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक निश्चित कार्यकाल या निर्दिष्ट कार्यकाल निर्धारित नहीं किया सकता है, यह नहीं किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान के सर्वोच्च जो न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश के लिए कोई यहाँ पर निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। हालांकि इस संविधान का जो कार्यकाल है उसके संबंध में कुछ प्रावधान हो सकते हैं, जैसे कि न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पदभार करता है, ठीक है, मतलब 65 वर्ष क्या होता है कि यहाँ पर अपना पदभार कर सकता है। और किसी न्यायाधीश की आयु संबंध में उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय संसद के जो निर्धारित प्राधिकरण है उसकी विधि के अनुसार किया जाएगा। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखनी है। ओनली 2 करेक्ट है, केवल 2 यहाँ से सही है, बी यहाँ से आंसर है। 28 हो गया, 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने का बढ़ाने धोने का अधिकार होता है। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला कथन यहाँ से गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संसद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वे संविधान द्वारा प्रदत्त है। हालांकि संसद विधि निर्माण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। पहली बात गलत हो गया। सेकेंड बात है, सेकेंड यहाँ से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। सेकेंड बात ये भी गलत है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के लिए किसी भी हस्तक्षेप के बिना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार होता है। साथ ही उसके सेवा शर्तों का निर्धारण का भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो ये बात गलत है भी। तीसरी बात है सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त यहाँ पर न्यायाधीश होता है भारत के क्षेत्राधिकार किसी भी न्यायालय में किसी प्राधिकरण के समक्ष यहाँ पर वकालत करने के काम को प्रतिबंधित होता है। ये बात सही है, प्रतिबंधित होगा। ओनली 3 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। भारत में वरीयता क्रम के संबंध में विचार करना है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, और भारत के मानवाधिकार भारत के पूर्व राष्ट्रपति
इनमें से उनकी वरीयता के क्रम का और वही क्रम बड़े से छोटे के हिसाब से रखना है। तो क्या होगा आंसर, बड़े से छोटे के हिसाब से रखेंगे तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा भारत का पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद महान्यायवादी, राइट। तो आंसर आपका 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 31। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के संबंध में विचार करना है। न्यायिक पुनर्वलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके अंतर्गत वह राज्य सरकार दोनों के यहाँ पर विधायी जो अधिनियम होते हैं उसके कार्यालय कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिकता का परीक्षण करता है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये बात सही बोले। सेकेंड बात है पुनरावलोकन याचिका निर्णय या आदेश की तिथि 30 से दिनों के भीतर अंदर तैयार की जानी चाहिए और यहाँ पर समानता इसकी सुनवाई उसी न्यायाधीश या पीठ द्वारा की जाती है जिसके मूल निर्णय दिया हो। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। 30 का आंसर सी। 32 31 का सी हो गया। 32 देखते हैं 32 नंबर। इसमें बोला है वह कौन सा संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि संसद किसी विधायी क्षेत्र को पूर्णतः आच्छादित करते हुए विधि निर्माण करे तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा उसी विषय पर विधि निर्माण नहीं किया सकता है। आंसर क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सार और तत्व का सिद्धांत इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 32 हो गया, 32 का सी हो गया यहाँ से, है ना। छात्र का सिद्धांत बात सही है, सी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा 32 का। 32 को याद रखना है, सी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं 33 नंबर में। 33 है भारत के अधीनस्थ जो न्यायपालिका है उसके संबंध में विचार करना है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थान और पदोन्नति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय तथा यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों की एक पदानुक्रम शामिल होता है। इसमें निचली अदालतें भी इसे कहा जाता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थान पदोन्नति ये इसके द्वारा राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जाती है। पहली बात गलत जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है सत्य न्यायाधीश का आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड सहित किसी प्रकार के दंड देने का अधिकार प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है। तीसरा न्यायिक पदानुक्रम सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है, जबकि यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालयिक जो न्यायिक व्यवस्था होती है इसमें सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ अदालत होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराधों की सुनवाई मामले में ये करेगी और मुंसिफ अदालत का क्षेत्राधिकार सीमित होता है और वह अपने कम धनराशि वाले दीवानी वाद उसका निपटारा करेगी, जबकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा जिसमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। ओनली 2 करेक्ट है, केवल 2 सही। यहाँ से आंसर क्या होगा, 33 का बी स्टेटमेंट सही है। 34 भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड राष्ट्रपति के निर्वाचन पद में मतदान गुप्त मतपत्र के माध्यम से किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। 35 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में विचार करना है। संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। पहली बात 35 का पहला करेक्ट है। सेकेंड राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य में तथा पांडुचेरी और दिल्ली की ओर, मतलब जो राज्यों में दिल्ली तथा पांडुचेरी विधान मंडल है उसमें निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, परंतु संविधान स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि वे राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरी बात है, तीसरे आंसर ये बोला है राष्ट्रपति के जो आरोप हैं उसकी जांच के दौरान उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि जब एक सदन द्वारा महाभियोग का आरोप तय कर लिया जाता है और उन्हें दूसरे जो सदन भेजा जाता है तो दूसरा सदन आरोप में उनकी जांच करता है, तो इस चरण की राष्ट्रपति को संविधान पद प्रदत्त का अधिकार देता है और वे स्वयं उपस्थित होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जो महाभियोग है संसद के कैसे यहाँ पर उसका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की जाए। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। 1 और 3 सही है, आंसर 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है उसके संबंध में विचार करना है। धन विधेयक
संसद केवल राष्ट्रपति की पुरुष अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम प्रदान कर सकता है। ये भी बात करेक्ट है। तीनों सही है। डी। 37 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है यदि उसे किसी विषय में संबंधित विधेयक संसद में लंबित होगा। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से किसी अध्यादेश की वैधता समाप्त होने की 6 सप्ताह की अवधि की गणना संसद के किसी भी एक सदन की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संसद 17 साल की अवधि जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः जो बैठक है उसके होने के लिए दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर सकती है तो कानून के रूप में धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक 6 सप्ताह के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर एक। 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति त्यागपत्र जो उनकी पदच्युति होती है, ठीक है, जो मृत्यु होती है, अयोग्यता होती है, उसके कारण हो सकती है। पहली बात क्या है, ये मैंने क्वेश्चन इस टाइप का कराया था मैंने यूकेटी में, है ना, चैनल पे अपने जो यूकेटी चैनल इसमें जो टेस्ट था इसका, वहाँ पे मैंने इस टाइप की बात की थी। तो क्या होगा? 38 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये एकदम सही है। सेकेंड बात है, यदि रिक्ति वर्तमान उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की समाप्ति के कारण होती है तो रिक्ति भरे जाने के लिए निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसका ये भी करेक्ट है। तीसरा, यदि रिक्ति त्यागपत्र जो पदच्युति होती है उसमें मृत्यु के कारण होती है तो रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तिथि से केवल 6 माह के पश्चात होना चाहिए। तीसरी बात गलत है, क्योंकि हालांकि पद त्याग, मृत्यु, पदच्युति, ठीक है, उसके कारण से यहाँ पर रिक्त हो जाती है। तो यहाँ पर संविधान की अपेक्षा करता है कि रिक्ति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र यहाँ पर आयोजित किए जाए, न कि 6 महीने के लिए निश्चित परीक्षा की अवधि दी जाए। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 38 का 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 नंबर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद की सदस्यता हेतु निर्धारित जो अर्हता होती है उसके संबंध में विचार करना है। लोकसभा की सदस्यता हेतु पात्रता के लिए संबंधित व्यक्ति किसी भी संसदीय निर्वाचन में क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचन हेतु व्यक्ति संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों के लिए अधिनियम के लिए निर्देश करता है कि उम्मीदवार किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से वर्तमान संबंधित होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैसा व्यक्ति सीट से भी निर्वाचन पर पर्चा भर सकता है और उसके लिए भी आरक्षित नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, आरक्षित सीट के लिए निर्वाचन हेतु व्यक्ति का उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान या मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है जिससे वह निर्वाचन में भाग ले रहा है। तीसरी बात यहाँ से नहीं है, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं करता है कि यहाँ पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसी नामांकन पर्चा भरने वाले व्यक्ति को उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से क्या होगा? 39 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर है, संसदीय यहाँ पर अवधारणा और यहाँ पर विवरण। स्थगन में क्या होगा? स्थगन आपका हो जाएगा यहाँ से पहला, ये सदन, इसका तात्पर्य सदन की एक यहाँ पर बैठक को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए समाप्त करने से होता है और ये कुछ घंटों, दिनों के सप्ताह के लिए हो सकता है। इसे सदन के सभापति द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा सदन के एक सत्र का समापन होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित काल के लिए स्थगन अर्थ यहाँ पर सदन की जो एक बैठक है उसको अनिश्चित काल के लिए समाप्त करता है। तो अगला क्या, जो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर सही पूछा तो सी। 41 है, भारतीय संसद की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में विचार करना है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी यहाँ पर संसद में कार्य समयभार की भाषा के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई है। पहली बात। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से ये बोला कि पीठासीन अधिकारी सदन में किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति दे सकता है। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर सी। 42, संसद में प्रश्नकाल
के संबंध में विचार करना है। प्रश्नकाल का प्रकार और विवरण, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना पत्र। पहली बात है अल्प सूचना प्रश्न। पहली बात यहाँ से ये बोला है तारांकित प्रश्न। देखो तारांकित प्रश्न क्या होता है, ये वह प्रश्न होता है जिसका सदन में मौखिक उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर मौखिक होता है, इसलिए यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये क्या बोला है, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, तो गलत हो गया। तो अतारांकित क्या होता है, जो अतारांकित होता है ये प्रश्न के लिए लिखकर उत्तर आवश्यक होता है, जैसे कि यहाँ पर स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और अनुपूरक प्रश्न इसके बाद नहीं पूछे जा सकते। बात सही है, मतलब बात इसकी गलत हो जाएगी, है ना, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इसमें लिखित उत्तर आवश्यक होता है और अनुपूरक प्रश्न इसके बाद नहीं पूछे जा सकते। ये बात गलत हो जाएगी, बोला पूछे जा सकते, अनुमति होती है, गलत हो गया। अल्प सूचना पत्र जो प्रश्न होता है ये क्या होता है, देखो अल्प सूचना पत्र में होता है कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न रूप में परिभाषित करना जो 10 दिन से कम की सूचना देकर पूछा जाता है। ये बात करेक्ट है, केवल 3 सही है, तो एक बात इसकी करेक्ट है 42 की। एक बात का कहने का मतलब एक स्टेटमेंट से करेक्ट है इन तीनों में। 43 नंबर है भारतीय संसद में शून्यकाल के संबंध में विचार करना है। संसद की कार्य संचालन नियमावली में इसके उल्लेख के साथ साथ इसके औपचारिक रूप से परिभाषित भी किया गया है। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शून्यकाल 0 आवर एक यहाँ पर संसदीय नवाचार है जिसके माध्यम से सांसद बिना किसी सूचना के अत्यावश्यक लोक महत्व मुद्दे उठा सकता है, तथापि इसका संसद की यहाँ पर कार्य संचालन नियमावली में कहीं उल्लेख या अभी जो औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं करता है। तो बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई संवैधानिक प्रक्रियात्मक संहिताकरण का परिणाम नहीं है बल्कि संसदीय परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ है, एक औपचारिक साधन होगा। तो बात गलत होगी। सेकेंड बात है इसी वर्ष 2014 के प्रतिक्रियात्मक सुधार के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर शून्यकाल जो है ये इसका अस्तित्व 1962 से है और ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद तत्कालिक मुद्दों को उठाने के लिए संसदीय प्रक्रिया को पूरक बनाने के लिए एक नवाचार रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, न तो इसे हालिया प्रक्रिया में सुधार को लेकर के और ना ही वर्ष 2014 के बाद से इसे प्रारंभ किया गया था। दोनों बातें गलत है। इसकी आंसर क्या होगा, 43 का डी आंसर करेक्ट है, कोई सही नहीं है। आगे आते क्वेश्चन 44 है भारतीय संसद की कटौती प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। पहली बात है कटौती प्रस्ताव विवरण। कटौती प्रस्ताव बोला है कि 100 दिनों की निर्दिष्ट राशि अनुदान मांग की कटौती करने का प्रस्ताव किया जाता है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कटौती प्रस्ताव जो नीति कटौती प्रस्ताव होता है किसी मांग के अंतर्निहित नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लेकर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मांग की राशि 100 रुपये से या किसी निश्चित राशि के नहीं बल्कि यहाँ पर 1 रुपये तक घटाने का प्रस्ताव कर सकता है। तो बात गलत हो जाएगा। मितव्ययिता प्रस्ताव क्या होता है, ये सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो शिकायतें उसको जो शिकायतों को उठाया जाता है ना, सरकार के जो दायित्व होते हैं उसके अंतर्गत आने वाली शिकायतों को उठाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है। ठीक है, सेकंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव होता है ये मितव्ययिता लाने वाले सदन से आशय को दर्शाता है, जिसमें यहाँ पर मांग की राशि को किसी निर्दिष्ट रकम से घटाने का प्रस्ताव होता है, जो यह एक मुफ्त कटौती के रूप में हो सकता है अथवा मांग की किसी विशेष मद में कटौती के रूप में इसका प्रयोग शिकायतें नहीं उठाना होता है। तो बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है। देखो सांकेतिक जो कटौती प्रस्ताव है ये क्या होता है, इस सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र में अंतर्गत आने वाली जो किसी विशिष्ट शिकायत को उठाने का प्रयुक्त होता है। इसमें मांग की राशि केवल प्रतीकात्मक रूप से 100 रुपये घटाने का प्रस्ताव करते हैं, मतलब 100 रुपये घटाने का प्रस्ताव करते हैं, ना कि वास्तविक व्यय कटौती का संकेत देना। तो ये भी बात इसकी गलत है। तीनों बातें गलत है, जो सही बात बताएं वो आपको नोट करके लिख लेना है, अगर लिखा हुआ है आपको पता है तो ठीक है। ठीक है, आंसर 44 का सभी गलत है। तो पूछा है कि कौन सा सही है, कोई नहीं सही है, डी। 45 है वित्त विधेयक के संबंध में विचार करना है। वित्त विधेयक किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी बनाने में प्रावधान शामिल होता है। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, वित्त विधेयक में करों को कम करने या समाप्त करने से संबंधित संशोधन की अनुमति नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विनियोग विधेयक है इसमें इसके विपरीत होता है क्या, वित्त विधेयक, इसमें यहाँ पर कर को अस्वीकार करने या घटाने संबंधित संशोधन है उसकी अनुमति होती है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। वित्त विधेयक भारत के संचित निधि से आहरण को अधिकृत करके बजट के पक्ष में पूरा करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्त विधेयक बजट को आय पक्ष में विशेष रूप से कराधान और अन्य राज्य संबंधी यहाँ पर जो प्रावधान है उसको संबंधित होगा, और भारत की संचित निधि से धन के आहरण को अधिकृत करने तथा उस प्रकार के बजट को व्यय करने का पूर्ण अधिकार विनियोग विधेयक के माध्यम से दिया जाता है, ना कि वित्त विधेयक से।
ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा सही। 46 नंबर है, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और जो ऋण के जो अतिरिक्त यहाँ पर अन्य धनराशि है इस खाते में जमा की जाती है, जिससे यहाँ पर जमा और विप्रेषण शामिल होता है और जिसमें भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किए जाते हैं। तो उपयुक्त विवरण में किसकी बात यहाँ पर संबंधित होगा, ये किसकी बात कर रही है? आंसर हो जाएगा 46 का सी, भारत की लोक लेखा निधि की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। पहली बात, 47 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहां से? करेक्ट है, सही बात है। दूसरा मतलब इसमें बोला कि इसमें कितने जो होंगे जो न्यायिक संसदीय जो न्यायिक शक्ति है उसके कार्य को संबंधित होंगे उससे, पहली बात सही है। सेकेंड, संसद द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, पहली बात भी सही, दूसरी बात भी सही है। तीसरा, संसद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश कर सकती है, तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है। चौथा, संसद अपने सदस्यों अथवा बाह्य व्यक्तियों को अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, चौथी वजह से, ये भी करेक्ट है, चारों करेक्ट है। डी। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित पर विचार करना है। संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा जारी यहाँ पर कार्यपालक आदेश, संसद के यहाँ पर दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपराएं और न्यायिक निर्वाचन, 5 बातें हैं। इनमें से कितने संसद के विशेषाधिकार स्रोत के रूप में मान्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 48 का। केवल यहाँ पर इसमें देखो, भारत की संसदीय विशेषाधिकार में जो होती है उसमें संहिताबद्ध नहीं होती है और वे संवैधानिक परंपरा के निहित और अन्य जो मान होते हैं उसके उससे स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 105 के तहत यहाँ पर संसद में वाक और जो स्वतंत्र कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार देने के लिए कुछ विशेष अधिकार की गारंटी देता है, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यपालक आदेश है ना, ये हो सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा की कार्य संचालन की नियमावलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संसद के दोनों सदनों के नियम। ठीक है, ये हो गए। और इनकी जो संसदीय परंपराएं हो सकती हैं, ठीक है, संसदीय परंपराएं हो सकती हैं। और यहाँ से क्या हो सकता है, न्यायिक जो यहाँ पर निर्वाचन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संसदीय प्रावधान इसमें नहीं शामिल है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 4 बातें इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 48 का डी बात इसकी करेक्ट है, सॉरी सी बात करेक्ट है, 4 सी में। 49 है, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में विचार करना है। बोला है ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का अर्थ होता है कि किसी संसद द्वारा किसी यहाँ पर सीमा के बिना ये किसी विधि निर्माण में निरसन कर सकती है, पहली बात। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, भारत में लिखित संविधान से यह सुनिश्चित होता है कि यह संसद की शक्तियां विधिक रूप से सीमित होती हैं, सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। दोनों से ये आंसर 49 का सी। क्वेश्चन 50 नंबर है, संसद के प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। सभी प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, पहली बात। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, हाँ पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की श्रेणी में आते हैं और अर्थात प्रत्येक यहाँ पर प्रस्ताव एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है, हालांकि सभी प्रस्ताव विशिष्ट प्रकार के नहीं होते हैं, ये बात करेक्ट है। संवैधानिक प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा अथवा गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, सेकेंड बात, ये भी बात इसकी करेक्ट। हम लोगों ने ऊपर इसी कुछ बात पढ़ी हुई थी, है ना, तो क्या दोनों बात इसकी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सरकारी प्रस्ताव इसे कोई मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, और संवैधानिक प्रस्ताव इसे निजी मंत्री सदस्य या मंत्री ये दोनों में से कोई प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए यहाँ पर संवैधानिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान या संसद के किसी अधिनियम द्वारा प्रावधान के अनुसार इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 51 है, भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। यह प्रस्ताव आम चुनाव के बाद पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किया जाता है, पहली बात। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संसद के किसी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का पास ना होना सरकार की पराजय नहीं होती है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा समाप्त होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है। यह प्रस्ताव सदन के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है, यदि पारित नहीं होता है तो इसे सरकार की पराजय मानते हैं, ठीक है, तो बात गलत हो जाएगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के सदस्यों को सरकार की नीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की आलोचना समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है, तीसरी बात से करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से दो बातें इसकी सही है, तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 52 है, भारत में अंतरिम बजट के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय बजट की तरह अंतरिम बजट भी संसद में विस्तृत जांच और विमर्श के अधीन होता है, पहली बात। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर
पूर्ण केंद्रीय बजट जो होता है, पूर्ण केंद्रीय बजट जो होता है ये इसके पूर्ण केंद्रीय बजट के विपरीत अंतरिम बजट होता है और संसद में विस्तृत जांच और व्यापक विमर्श के अधीन नहीं आता है ये, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य केवल लेखा अनुदान के माध्यम से अंतरिम अवधि की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम बजट में समानता, महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंतरिम बजट में अस्थायी वित्तीय विवरण होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी वित्तीय विवरण होते हैं, ना कि स्थायी होते हैं, जिसे संघीय सरकार चुनाव वर्ष में प्रस्तुत करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नई सरकार सत्ता के आने तक संक्रमणकालीन अवधि की आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त होना। ठीक है, तो ये बात दोनों गलत हो जाएंगे। इसकी आंसर क्या होगा? 52 का डी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों गलत है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 52 क्वेश्चन को क्या किया, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 52 क्वेश्चन डिस्कस हो गए और हम लोग अब करेंगे 53 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे कल। ठीक है, और सब यहाँ पर जो आज टेस्ट नंबर 13 भी होने वाला है, राइट, वो भी मैं आपको यहाँ से कवर कराऊंगा। ठीक है, तो और जो एक से लेकर जो 10 तक 11 तक हो गए, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नहीं मिलते तो उसके आगे के हम लोग यहाँ से आज से, जैसे कि पहले 12 कराया, ठीक है, अगला 13 होगा, ऐसे करके मैं कंटिन्यू अप लेके आऊँगा टेस्ट के वाले। तो ये वाले टेस्ट आपके पूरे होते जाएंगे। ठीक है, जितने अगर हो गए मुझे मिलते तो मैं आपको पूरे PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा अगर मिलेंगे तो। ठीक है, तो कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं आज स्टार्ट करने वाला PT 365 जो है MCQs, उसमें से आपका कल्चर का जो चल रहा है ना, आर्ट कल्चर, सिर्फ MCQs मैं करीब यहाँ से 12-13 वीडियोस करा चुका हूँ, आप आके देख सकते हो चैनल पर। ठीक है, और यहाँ से सर्च करोगे नहीं मिलेगा तो PT 65 MCQs तो आपको मिलेगा वहाँ पर चैनल, वहाँ से आप इसको देखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर कर सकते हो। और कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे के भी MCQs कराए, 100 क्वेश्चन है, 50 करा चुका हूँ, 50 में आज करूँगा। ठीक है, तो एंड करते हैं, कोई डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।